नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण विचार में हमने स्वर और व्यंजन 2 पार्टों को पढ़ा था। स्वर के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को भी समझा था। इसके बाद में हमने व्यंजन के भेद पढ़े थे, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण स्थल और स्पर्श व्यंजनों को भी समझा था। आज हम इनके अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे और इन्हें करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, स्वर और व्यंजन का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अंतर आपको आप कैसे स्पष्ट करोगे? सबसे पहले आप स्वर के बारे में बताओगे कि स्वर होता क्या है। तो स्वर आप बताओगे कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं और इनको बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन में क्या अंतर हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा कि व्यंजन है वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब इसमें स्वर कौन कौन से हैं वो आप बता देना। आ ई ई उ ऊ ए री ए ऐ ओ औ, यहाँ तक के ही होंगे। आगे जो अंग और अह हैं वो अपने पास अनुनासिक होते हैं। और व्यंजन में आपका ख ग घड़ है, ये वाले उदाहरण बता देना। नेक्स्ट देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए अनुस्वार और अनुनासिक होता क्या है। अनुस्वार मैंने आपको पहले भी बताया है, जो डॉट वाला होता है वो अनुस्वार होता है, उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अनुस्वार में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो वर्ण है उसकी जो ध्वनि होती है वो हमारी नाक से निकलती है। और जबकि अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से ध्वनि का उच्चारण होता है। यही इन दोनों के बीच में अंतर है। और इसके अनुस्वार और अनुनासिक के जो उदाहरण है वो हम नीचे अभ्यास प्रश्न उसमें पढ़ेंगे, तो आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगत वर्ण किन्हें कहा जाता है? वो किस भाषा से आया हुआ वर्ण है और इसका प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है? दो उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आगत वर्ण क्या होता है। आगत यानी आया हुआ। कहाँ से आया हुआ? अन्य भाषाओं से आए हुए वर्णों को हम कहते हैं आगत वर्ण। अपने पास कई से हिंदी भाषा में आगत वर्ण हो चुके हैं, जैसे ये ओ किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो अपने पास ये क्वेश्चन है कि ओ किस भाषा से आया हुआ वर्ण है? ओ अंग्रेजी भाषा से आया हुआ वर्ण है। तो इसका प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है? इसका प्रयोग पर्टिकुलर अंग्रेजी के जो शब्द जो हिंदी भाषा में यूज में लिए जाते हैं उनमें किया जाता है। जैसे कॉलेज, कॉफी, ऐसे वाले शब्दों में ओ शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजनों से क्या तात्पर्य है? हिंदी में कौन कौन से व्यंजन संयुक्त कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन से तात्पर्य, संयुक्त का मतलब होता है मिलना। जब दो व्यंजन आपस में मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार अपने पास संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम उनके सामने दिए हुए कोष्टक में लिखिए। प, फ, ब, भ, म। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो ओष्ठ हैं उनकी आकृति चेंज हो जाती है, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में हमारे होठों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क, ठ, ड, ढ, ण, र और श, ये है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है जो जीभ होती है वह उल्टी होकर हमारे तालवे से स्पर्श करती है, इसको बोलते हैं मूर्धा। नेक्स्ट देखिए, ड, ञ, ण, न, म। अब हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो हमेशा होता है नासिक के व्यंजन, और इसको हम अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग करते हैं, तो इसको बोलते हैं नासिक या नासिक के व्यंजन। नेक्स्ट देखिए, वह है हमारे दंतोष्ठ, यानी हमारे दांत और ओष्ठ दोनों का, हमारे जो दांत हैं वो होठों से स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको वो बोलते हैं दंतोष्ठ। नेक्स्ट देखिए, 5 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया हो और 5 शब्द ऐसे लिखिए जिनमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनुनासिक। 5, दांत, कांच, हंस, गांव, चांदनी। नेक्स्ट देखिए, अनुस्वार, पंकज, हंस, मंद, संबंध, कंठ। तो ये थे अनुस्वार और अनुनासिक के शब्द। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए। आंख,
आंख पे आ के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए डंक, डंक में ड के ऊपर अनुस्वार। सांप, सांप में लगेगा अनुनासिक। अंक, अंक में ए के ऊपर लगेगा अनुस्वार। कांच, कांच में का के ऊपर अनुनासिक। जग, तो इस पे लगेगा जंग, जय के ऊपर अंग। तो इस प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक को हमने शब्द बनाने भी सीख लिए और शब्दों के ऊपर इनके चिन्ह लगाने भी हमने सीख लिए। अब देखिए नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, ये वर्ण जिससे संबंधित है उस पर टिक लगाइए। ए, ई, उ, री, ये अपने पास है ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट देखिए अंग, और ये अनुनासिक का स्वर है और विसर्ग का, ये सब क्या है? अयोगवाह। नेक्स्ट देखिए ए, आई, ओ, औ, ये अपने पास है दीर्घ स्वर। नेक्स्ट देखिए क, ख, ग, घ, ये अपने पास है व्यंजन। नेक्स्ट देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये अपने पास है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट देखिए न, म, ड, ण, ये अपने पास है नासिक्य। नेक्स्ट देखिए य, र, ल और व, ये अपने पास है अंतस्थ व्यंजन। आगे देखिए निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों के उचित विच्छेद पर टिक लगाइए। अब अपने पास 4 संयुक्त व्यंजन है। क्ष, तो ये बना है क प्लस श, ये जो फर्स्ट वाला है इस पे आप टिक लगाइए। नेक्स्ट देखिए त्र, इसमें है त प्लस र, तो ये फोर्थ वाला होएगा, इस पे आप टिक लगाइए। ज्ञ, ज प्लस य, सेकंड वाले पे टिक लगाइए। नेक्स्ट देखिए स्ट्र, श प्लस र, सेकंड वाले पे टिक लगाइए। अब आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। क प्लस आ, क के साथ आ मिलने से क्या बना? का। क के नीचे आप हल चिन्ह लगाइए। क प्लस आ, क्या बना? का। आगे लगाइए म प्लस अ, क्या बना? काम। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए कर्म, क प्लस ए, क प्लस अ प्लस र, यानी जहां पर जो रेफ में आगे चढ़ता है तो रेफ में क के बाद में जो अक्षर आधा रह आएगा वो अगले वाले वर्ण के ऊपर जाता है। र प्लस म प्लस ए, ये क्या बना? कर्म। क प्लस ए बना क, फिर र है वो रेफ बन जाएगा, किस पे चढ़ेगा? मैं के ऊपर। नेक्स्ट देखिए क प्लस, क के नीचे भी हल आएगा, र के नीचे भी हल आएगा। क प्लस र, र के नीचे भी हल चिन्ह आएगा, प्लस मैं प्लस ए। अब इसमें देखिए बेटा क के नीचे हल चिन्ह आया पर इसमें ए क्यों नहीं आया? क्योंकि ये चीज हमने पढ़ी थी कि जहां पर तो र है वो उसके पाई के नीचे लगता है यानी पैरों में लगता है, तो वहां पर वो वर्ण भी आधा होता है, इसी वजह से जो र है वो उसके पैरों में लगता है। क प्लस र प्लस मैं प्लस ए, तो ये क्या बना? क्रम। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वर्णों से कौन सा शब्द बना? ठीक पर टिक लगाइए। देखिए ह प्लस ए प्लस र प्लस अ, है प्लस ऐसे बना है, र प्लस ऐसे बना र, हर। नेक्स्ट देखिए है प्लस ई प्लस रे प्लस आ, हीरा। नेक्स्ट देखिए ग प्लस री प्लस है प्लस ए, गृह। सेकंड नेक्स्ट देखिए ग प्लस उ प्लस रे प्लस उ, गुरु। सेकंड वाला टिक लगाइए। नेक्स्ट देखिए क प्लस आ प्लस ले प्लस आ, काला। तो इस प्रकार हमने इन अभ्यास प्रश्नों के द्वारा पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। अब आप
कक्षा टेस्ट के लिए इसको अच्छे से लर्न करोगे, सारे अभ्यास प्रश्नों को पढ़ोगे और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने इसके हिसाब से नहीं बनाया है, उसको मैंने अपने हिसाब से नोट्स के रूप में कन्वर्ट किया है और क्वेश्चन भी अपने हिसाब से ही बनाए हैं जिसमें पूरा चैप्टर अपना कवर हो रहा है। तो आपको वही नोट्स लर्न करने हैं और अभ्यास प्रश्न बुक वाले करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।